कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसके हम 2 अंकों के प्रश्नों पर आज डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 1 अंक और दूसरे अध्याय के वीडियो बन चुके हैं। आप सब्सक्राइब करके सारे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न समझते हैं। रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या कीजिए। तो समान तथा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिल करके रासायनिक आबंध बनाते हैं। जब समान या भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके या दान करके वे अपने संयोजी कोष में अष्टक पूरा करके आदर्श गैस विन्यास को ग्रहण करते हैं और स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए रासायनिक आबंध बनाते हैं। अब इसको समझ लीजिए। यहाँ पर समान और भिन्न तत्वों की बात है तो जैसे H इलेक्ट्रॉन है परमाणु और दूसरा H है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। यदि असमान है तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर H है एक साझा करता है और क्लोरीन है ये भी साझा करता है, तो इस तरह से यहाँ भी जो है दूसरे परमाणु भी मिलते हैं। अब ये साझा क्यों करते हैं? ये जो बना ये रासायनिक आबंध बन गया इनके बीच में। ये साझा इसलिए करते हैं कि ये अपना अष्टक पूरा कर लें। जैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिलने से 8 हो जाते हैं तो अष्टक पूरा हो जाता है और ये स्थायी हो जाते हैं, इसलिए रासायनिक आबंध बनता है। अब हम बात करते हैं आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों का। लिखिए यहाँ आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध भी समझ सकते हैं, या फिर जो प्लस माइनस से जो बंध बनते हैं उनको आयनिक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या शर्तें हैं, क्या कारक हैं? तो धन आयन बनाने वाले तत्व का आयनन विभव निम्न होना चाहिए, माने वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। फिर ऋण आयन बनाने वाले तत्व का उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी होना चाहिए, माने वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ले। आयनिक यौगिक का उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए, तभी आयनिक बंध बनते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि यहाँ यदि सोडियम है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर दे आसानी से तो इसका विभव कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, आसानी से त्याग कर दे। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है तो क्लोरीन इसको ग्रहण कर लेता है, ये माइनस बेस आ जाते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, अधिक होती है। तो फिर ये आपस में मिल करके आयनिक बंध बनाते हैं। तो आयनिक बंध की शर्तें हैं। यहाँ पर धनायन के लिए आयनन विभव का मान निम्न होना चाहिए, ऋणायन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि या एंथैल्पी का मान अधिक होना चाहिए और ये यौगिक उच्च जालक ऊर्जा का होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि NH3 H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है, मतलब इसमें sp3 संकरण होता है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए H2O के अणु में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं NH3 में 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये जो VSEPR सिद्धांत है उसके अनुसार 2 एकक इलेक्ट्रॉन युग्म में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंध कोण का मान कम हो जाता है। अतः H2O में बंध कोण 104.5 डिग्री तथा NH3 में 107 डिग्री का होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे कैसे होता है। तो इस चित्र से देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है। जब ये जल की हम ये संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जल के ये ऑक्सीजन वाले अणु में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनके बीच प्रतिकर्षण होता है जिसके कारण इसका बंध कोण कम हो जाता है। ये लगभग 104 का हो गया, 104 डिग्री का। अब यहाँ पर एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसमें प्रतिकर्षण उतना नहीं होता है, तो इसका कोण बड़ा होता है। कितना होता है? 107 डिग्री होता है। तो आपको यही समझना है कि H2O के अणु में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उनका प्रतिकर्षण होता है जिससे बंध कोण छोटा हो जाता है, जबकि NH3 में एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं हो पाता, जिससे इसका बंध कोण क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ जो BeH आबंध है, मतलब BeH2 के साथ जो आबंध बनता है वो ध्रुवीय होता है, फिर भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। तो इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बनेगा Be और इसके साथ यहाँ बनता है क्या? H, और यहाँ भी बनता है क्या? H। तो ये अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण यहाँ पर इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है
और इसमें आंशिक क्या हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ये आंशिक धनावेश और इसमें आंशिक क्या होता है, ऋणावेश। तो ये ध्रुवीय हो जाते हैं, फिर भी इसके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है क्योंकि ये रेखीय अणु हो जाता है और एक दूसरे के बीच विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर लगता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर लगता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षक बनने की शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर पहला ये है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों में सममिति होना चाहिए, माने उनका आकार लगभग समान होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तीसरा है संयोग करने वाले परमाणु कक्षों के मध्य अतिव्यापन पर्याप्त होना चाहिए। तो यही है परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग में ये शर्तें हैं। तो दोबारा से देख लिए, ऊर्जा समान होना चाहिए, कक्षकों की में सममिति होना चाहिए, कक्षकों के बीच पर्याप्त अतिव्यापन होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में आबंध कोटि का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर अणु या आयन के दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। तो सीधे सीधे ये बंधों की संख्या है, लेकिन किसके किसके बीच के बंधों की संख्या है? अणु या आयन के बीच बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। आबंध कोटि के लिए सूत्र होता है बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। ये सूत्र होता है। ये उपयुक्त सूत्र के आधार पर ये बंध कोटि का मान N2 का मान ये 3 होता है, ऑक्सीजन के लिए 2 होता है, O2 प्लस के लिए 2.5 होता है, O2 माइनस के लिए 1.5 होता है। इनकी व्याख्या हम 3 अंक के प्रश्नों पर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको जान लेना है सिर्फ इतना कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा तो 3 बंध बनाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो 6 है, उसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो 2 बंध बनाएगा, 2 साझा करेगा, इसलिए यहाँ 2 आ गया। इसी तरह से O2 प्लस है, तो O2 प्लस में जो परमाणुओं की संख्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ये नीचे हम उदाहरणों में 3 अंक के प्रश्नों में समझेंगे कैसे कैसे होता है। अगला है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या समझते हैं? तो किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि H2O अणु में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पर बंध युग्म कितने हो गए? 2। यहाँ पर 2 बंध बने, एक बंध ये बना, एक बंध ये बना, तो बंध युग्मों की संख्या 2 हो गई। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, तो कितने जोड़े हो गए? 2। तो इन्हीं को बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह से इनका अमोनिया का भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब यहाँ पर ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन बंध में जुड़ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ, फिर ये हाइड्रोजन के साथ, फिर ये एक साझा करके हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर ये बंध बन गए, यहाँ पर ये बंध बन गए, लेकिन ये बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। तो ये जो एक जोड़ा बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे ही क्या कहा जाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं? तो किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इस सूत्र से आप परिभाषा दे सकते हैं। तो म्यू का मतलब हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, और ये है द्विध्रुव आघूर्ण में उपस्थित आवेश, और ये है उन आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इसी से परिभाषा बन गई। इसको हम बोल सकते हैं कि द्विध्रुव के आवेश का परिमाण और उसके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसका नाम ले लीजिए, ये क्या है? द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, और ये क्या है? आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस तरह से परिभाषा इससे बना सकते हैं। अब यहाँ हमको म्यू का मतलब क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। ई का मतलब क्या है? आवेश की मात्रा या परिमाण है। डी का मतलब है परमाणुओं के बीच की दूरी या आवेशों के बीच की दूरी। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी जो इकाई होती है डिवाई होती है,
इसका मात्रक जो होता है वो डिबाई होता है। इसको किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा किसे कहते हैं? तो 1 ग्राम अणु पदार्थ की गैसीय अवस्था में 2 परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक बंधन ऊर्जा आबंध ऊर्जा कहलाती है। ये समझ लीजिए यदि हमारे पास HCl है और ये गैसीय अवस्था में है, तो यदि हम इसको तोड़ करके H2 गैस अवस्था में हो और Cl2 भी क्या हो? गैसीय अवस्था में हो, तो यदि हम इसको तोड़ करके इस तरह से गैसीय अवस्था में बनाते हैं तो इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा। तो 2 परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बस वो पदार्थ 1 ग्राम अणु पदार्थ हो और गैसीय अवस्था में हो। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन बंध क्या समझते हैं? तो किसी अणु में उपस्थित प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व तथा उसी अणु या अन्य अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के बीच बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध की परिभाषा है, तो आपको समझ लेना है। जैसे यहाँ पर जल में देख लेते हैं तो ये HOH होता है, इसका सूत्र ये HOH। और फिर से मैं ये लिखूँ, ये फिर से देख लीजिए HOH, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? HOH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अधिक विद्युत ऋणी है। तो ये अधिक विद्युत ऋणी जब तत्व होता है और यहाँ पर बगल में हाइड्रोजन होता है तो आपस में मिल करके एक नया बंध बना लेते हैं, आंशिक बंध बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो यही है कि जब किसी अणु में प्रबल विद्युत ऋणी बंध हो तो वह अन्य अणु के साथ या उसी अणु के हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O ये होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो सल्फर है ये भी 16वां समूह का है और ये जो ऑक्सीजन है ये भी 16वां समूह का है। दोनों 16वां समूह के हैं, तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये जो जल है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो यहाँ पर जल में उपस्थित ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, अतः जल के अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण साधारण ताप पर यह जल द्रव होता है। इसका क्वथनांक भी इसी कारण क्या होता है? उच्च होता है। जबकि H2S में जो S है वो उसका आकार बड़ा होता है, इसकी ऋण विद्युतता कम होती है और इसके बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता है, जिसके कारण इसके दुर्बल वांडर वाल्स बल ही लगे होते हैं और इसके कारण ये साधारण ताप पर क्या होता है? गैस। तो सिंपल सा समझ लीजिए, जो जल है तो जल के अणुओं के बीच अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है जिससे वो द्रव होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए वो गैसीय अवस्था में होता है। और हाइड्रोजन बंध का मतलब वही है। यदि मैं यहाँ पर ये लिखूँ HOH इस तरह से लिखते जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर लिखूँ HOH इस तरह से, तो यहाँ पर जल के 2 अणु हो गए, एक अणु ये है, एक अणु ये है, लेकिन ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच भी एक बंध बन जाता है क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणी होता है जो इसको पास ले आता है, जिसके कारण ये किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसको हम संगुणित बोल देते हैं कि ये संगुणित हो गया। अगला प्रश्न है एथिल अल्कोहल जल में विलेयता का क्या कारण है? एथिल अल्कोहल जल में विलेय होता है। क्यों होता है? जबकि हाइड्रोकार्बन विलेय होते हैं। तो यहाँ कारण क्या है कि एथिल अल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं। इससे हाइड्रोजन बंध बनने की प्रवृत्ति के कारण एथिल अल्कोहल जल में सरलता से विलेय हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र बना है C2H5OH का, इतना ये किसका सूत्र है? एथिल अल्कोहल का है। और ये किसका सूत्र हो गया? जल का हो गया। तो यहाँ पर हम देख लें एथिल में ये ऑक्सीजन जो है विद्युत ऋणी होता है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इसके कारण ये विलेय हो जाता है। यहाँ भी देख लीजिए अगले अणु में भी यही होता है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, एक अणु जल का, एक अणु किसका? अल्कोहल का। इस तरह से मिलते जाते हैं तो इसमें
अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनते जाते हैं, जिसके कारण एथिल अल्कोहल जल में क्या होता है, विलय होता है। अगला प्रश्न है किसी अणु द्वारा हाइड्रोजन बंध निर्माण के लिए प्रमुख शर्तें क्या हैं। तो यही शर्त है कि किसी अणु में हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु की ऋण विद्युतता अत्यधिक उच्च होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जल में ही देख रहे हैं O और यहाँ पर क्या है H, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऋण विद्युतता कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। और हाइड्रोजन से सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणु की परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि परमाणु त्रिज्या का मान उसका कम हो, आकार छोटा हो, तो हाइड्रोजन बंध आसानी से बनाता है। अगला प्रश्न है सिग्मा बंध किसे कहते हैं। तो जब अर्धपूर्ण कक्षक एक दूसरे के साथ सम्मुख अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार का बंध SS, SP और PP कक्षकों के सम्मुख अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं। यह प्रबलतम बंध होता है। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतः नाभिकीय अक्ष पर स्थित अधिकतम होता है। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख दें, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर यदि S और S कक्षक मिल जाते हैं तब ये जो बनता है बंध, ये कैसा होता है, सिग्मा होता है। यदि हमारे पास S वाला है और एक P वाला है तब भी इसमें जो बंध बनता है वो भी क्या होता है, सिग्मा होता है। और यदि यहाँ पर PP वाला है और ये भी समाक्षीय अतिव्यापन है इस तरह से, तब भी यहाँ पर जो बंध बनता है वो सिग्मा बंध बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय है क्यों। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन की ऋण विद्युतता आयोडीन से अधिक होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को HF में HI की तुलना में अधिक विस्थापन हो जाता है और HF जो होता है वो अधिक ध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर यदि एक लाइन का कहें कि फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक होती है इसलिए वो अधिक ध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि यहाँ पर हम H और ये F लिख लेते हैं, ये H और F लिखते जाते हैं और फिर से यहाँ पर H और F लिखते जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और एक दूसरे को खींचते जाते हैं। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसलिए क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो सीधा सीधा कहें कि फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक होती है, इसलिए अधिक ध्रुवीय होता है। अब अगला प्रश्न है अनुनाद से क्या समझते हैं। तो जब किसी अणु को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है तथा अणु के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या 2 या 2 से अधिक संरचना सूत्रों द्वारा दी जा सकती है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ये सभी संरचना सूत्र अनुनाद संरचना सूत्र या कैनोनिकल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि O3 है तो हम इसकी संरचना ऐसे बनाते हैं, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया O और यहाँ भी क्या हो गया O, इस तरह से O3 होता है। लेकिन दूसरे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पहले वाला O है वो जो है दाता इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना हो और दूसरा वाला जो है ये साझेदारी इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O3 की कितनी संरचनाएं हो गई, 2 संरचनाएं हो गई। तो जब हम एक निश्चित संरचना से किसी अणु को नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। इससे उनके गुणों में भी अंतर आता है और ये संरचनाएं कैनोनिकल रूप कहलाती हैं इसकी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुनाद की प्रमुख शर्तें लिखिए। तो अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। सभी अनुनादों रूपों की संभवन ऊष्माएं लगभग बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक सूत्र में परमाणुओं की व्यवस्था समान होनी चाहिए। सभी अनुनादी रूपों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये शर्तें हैं। तो शर्तों को फिर से देख लेते हैं। संभवन ऊष्माएं बराबर होनी चाहिए, परमाणुओं की व्यवस्था समान होनी चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही अनुनाद की शर्तें हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, N2 के बंध कोटि की गणना कीजिए। तो एक नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 हो गया, 2 हो गए तो ये 14 हो गया। 14 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे उसमें हम 1s करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा 1s हो गया, फिर सिग्मा के बाद ये स्टार 1s2 हो गया, यहाँ भी 1s2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2s2 हो जाएगा, सिग्मा 2s2 हो जाएगा। फिर ये जो XYZ वाले हैं इसमें ये 2 मिल जाएंगे, तो ये पाई 2px और पाई 2p2y और सिग्मा 2p2z। इस तरह से यहाँ पर बंधी और प्रतिबंधी बनेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बंधी कितने हो गए। तो ये बंधी कितने हो गए, 2, फिर इसमें कितने हो गए, 2, ये 4 हुआ, 4 और 2 कितने हो गए, 6।
6 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। तो इस तरह से ये 10 हो गए। अब यहाँ पर जो प्रतिबंधी हैं तो 2 और ये कितने हो गए 4, तो 10 में 4 घटाएंगे तो ये 3 होगा। इसके बाद हम बड़े अंकों के प्रश्नों में इसके आरेख से इसको समझ लेंगे कि कैसे कैसे ये आता है। तो एक बार इसमें देख सकते हैं, बंधी की संख्या गिन लेते हैं प्रतिबंधी की। तो जो स्टार लगा है ये प्रतिबंधी कहलाते हैं ये, और जो बिना स्टार वाले हैं तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और जो प्रतिबंधी है तो 2 और ये 2 4। तो यहाँ पर 1/2 NB मतलब बॉन्डिंग और Na मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो 1/2 बॉन्डिंग वाले 10 हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले 4 हैं। 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1/2 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ बंध कोटि हो गई, मतलब नाइट्रोजन में जो बंधों की संख्या होगी वो कितनी बनेगी 3 बनेगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संकरण की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्विन्यास कर समान ऊर्जा और समान आकार वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो यहाँ पर समझ लेना है कि जो कोष हैं वो कहाँ पर हो, ये संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हों, और जो उसके कक्षक हों, और उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वो ऊर्जा का आपस में क्या कर लेते हैं, पुनर्वितरण कर लेते हैं, तब समान ऊर्जा और समान आकार वाले नए कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 अंक के प्रश्न समाप्त हुए। अगले वीडियो में फिर 3 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। आप सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियो के जो चैप्टर वाइज हैं नंबर के उसको देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। थैंक यू।